क्लास 10th के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग 1848 उदारवादियों की क्रांति टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग पढ़ चुके हैं कि 1848 का जो वर्ष था वह यूरोप में क्रांतियों का काल था। यूरोप के अधिकांश देशों में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं आम समस्याएं बन चुकी थी, जिसके कारण किसान और मजदूरों के द्वारा विद्रोह किया जा रहा था। और इसी विद्रोह के समय में यूरोप के मध्यम वर्ग के लोगों ने भी विद्रोह प्रारंभ कर दिया। जैसे कि आप सभी लोग पढ़ चुके हैं कि 18 फरवरी 1848 ईस्वी में सब फ्रांस में क्रांति हो गई और इस क्रांति का परिणाम ये हुआ कि लुई फिलिप जो शासक था वो सत्ता छोड़ करके भाग गया। और इसके बाद वहाँ पर नेशनल असेंबली के द्वारा एक संविधान के गठन की बात वहाँ पर चलाई गई। तो फ्रांस की इस घटना यानी फ्रांस में संविधान सभा के गठन की मांग के पश्चात अन्य देशों में जहाँ पर रूढ़िवादी शक्तियाँ स्थापित थी, जहाँ पर राष्ट्र या स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में नहीं आया था, ऐसे देशों जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड इत्यादि देशों में जो है में भी विद्रोह प्रारंभ हो गया और यहाँ पर भी जो है वह राष्ट्र के निर्माण की मांग चलने लगी। इन देशों ने नए संविधान के गठन की मांग की और इसी मांग को राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ करके अपने देशों में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जनता के बीच में जो असंतोष था उसी असंतोष का लाभ उठाते हुए इन देशों में को एक राष्ट्रीय राज्य, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में परिवर्तित करने की योजना तैयार की गई। और इन सब घटनाओं में जर्मनी से संबंधित एक घटना आती है कि 18 मई 1848 ईस्वी को सभी जर्मन क्षेत्र के लोगों ने मिल करके एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के गठन का निर्णय लिया। ध्यान रखिएगा, सर्व जर्मन नेशनल असेंबली ऐसे क्षेत्रों का समूह था जिसमें जर्मनी की भाषा और संस्कृति पर आधारित लोग निवास करते थे। तो 18 मई 1848 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में 831 निर्वाचित व्यक्ति शामिल हुए। और चूँकि फ्रैंकफर्ट शहर में ये बैठक स्थापित हुई थी, इसीलिए इस शहर के नाम पर इस संसद का नाम रख दिया गया फ्रैंकफर्ट संसद। इस फ्रैंकफर्ट संसद में जर्मनी के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इस संविधान के प्रारूप में बात करें, ये सबसे मुख्य बात कही गई थी कि जर्मनी का शासक एक सम्राट होगा, लेकिन यह सम्राट संविधान के नियमों के अंतर्गत और संसद के अंतर्गत रहते हुए शासन का कार्य करेगा। यानी कि एक तरीके से संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था स्थापित करने की मांग इनके द्वारा की गई। इसके बाद यह तय किया गया कि प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को जर्मन राष्ट्र का राजा बनाया जाए। लेकिन समस्या ये उत्पन्न हो गई कि फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ जो कि प्रशा का राजा था, वह संविधान और संसद के अधीनता में रहते हुए शासन करना नहीं चाहता था। इसका परिणाम यह हुआ, उसने रूढ़िवादी शक्तियों का समर्थन किया, ऐसे राजाओं का समर्थन किया जो कि निर्वाचित सरकार के विरोधी थे। परिणाम क्या हुआ? संसद की शक्ति कमजोर पड़ना स्वाभाविक था। जिस व्यक्ति को ये लोग राजा बनाने जा रहे थे वही व्यक्ति इनका विरोधी हो गया। दूसरी समस्या क्या आ गई कि इस संसद में मध्यम वर्ग के लोगों का प्रभुत्व था, जबकि विद्रोह मध्यम वर्ग के साथ साथ गरीब मजदूरों और किसानों के द्वारा भी किया जा रहा था। गरीब मजदूरों और किसानों का कोई भी प्रतिनिधित्व इस संसद में नहीं था। और जब मध्यम वर्ग के लोगों ने मजदूरों और किसानों की मांगों का विरोध किया, इस परिस्थिति में मजदूरों और किसानों के द्वारा इस संसद का विरोध किया जाने लगा। एक तीसरी समस्या क्या थी? महिलाओं के द्वारा बढ़ चढ़ के 1848 ईस्वी में विभिन्न यूरोपीय देशों के आंदोलन में भाग लिया गया था, लेकिन जब जर्मनी में फ्रैंकफर्ट संसद का गठन किया गया तो महिलाओं को इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया। जो महिलाएं
संसद बैठक स्थल पर पहुंची भी तो उन्हें केवल दर्शक दीर्घा में देखने की अनुमति प्रदान की गई कि आप देखिए कि किस प्रकार से संसद का गठन किया जाता है। इन सब कारणों से संसद का प्रभाव कम पड़ने लगा और इसका लाभ उठाते हुए रूढ़िवादी शक्तियों ने इस संसद को कुचल दिया। यानी कि अपने स्थापित होने से पहले ही, व्यवस्था को लागू करने से पहले ही फ्रैंकफर्ट संसद असफल हो गई। और इस असफलता का कारण फ्रैंकफर्ट संसद में ही छिपा हुआ था। तो यही आपका आज का प्रश्न भी इस टॉपिक से रिलेटेड है कि फ्रैंकफर्ट संसद का गठन क्यों किया गया, यह क्यों असफल हो गया। फ्रैंकफर्ट संसद का गठन क्यों किया गया तथा यह क्यों असफल हो गया। शेष टॉपिक हम लोग अगले टॉपिक वीडियो के अंतर्गत में देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे।